हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी अड्डा पर। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चंस को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसमें, जो आपको जो है स्टेट एग्जाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है क्या था? आप बताइए, कमल था, स्कूटर था, पेंसिल था या फिर घड़ी था? इसका जो चुनाव चिन्ह था इसका चुनाव चिन्ह क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था घड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव चिन्ह जो है क्या था? घड़ी। संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में बताना है आपको, जो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये जो कुछ संविधान संशोधन दिए हुए हैं हमारे, इनमें से कौन सा जो है हमारी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? अगर हम बात करते हैं 71वां संविधान संशोधन, ये हमारा किससे संबंधित है? भाषा। जो भाषा से संबंधित हमारा जो भाग 8 है, इसमें जो जब संविधान जो हमारा बना था उस समय जो है 14 भाषाएं थी उसमें। उसके बाद जो है अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है भाषाएं हो गई हैं अब 22। तो इसमें जो है 8 भाषाएं ऐड हो चुकी हैं। तो ये जो है संविधान संशोधन के साथ जो है ऐड हुई। तो पहला जो संविधान संशोधन इस भाषा के लिए किया गया वो 21वां था। 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई जो है हमारी सिंधी भाषा। फिर 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई 3 भाषाएं। कौन कौन सी? इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, एक नमक। न से हो गया हमारा नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। और इसके बाद हमारा 92वें संविधान संशोधन आता है, जिसमें जो है 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो आपको समझ में, ये जो है भाषा से संबंधित है, ये भी भाषा से संबंधित है। अब ये जो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन जो है हमारा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन जो है हमारा नगर पालिका से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? 73वां संविधान संशोधन। ये पारित कब हुआ था? 1992 में। आय की असमानता का वितरण जो है किसके द्वारा मापा जाता है? जो आय में जो असमानता होती है उसके लिए जो है कर्व बनाया गया। ये किसने बनाया था? ये बनाया था लॉरेंज ने। इन्हीं व्यक्ति ने बनाया था और इसे हम जानते हैं लॉरेंज वक्र के नाम से या लॉरेंज कर्व के नाम से। तो ये जो है किसको दर्शाता है? ये आय की असमानता को दर्शाता है। ये यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें जो है ये जनसंख्या है एक्सेस पे, और इधर जो है हमारी आय है। तो ये जो है नॉर्मल जो जनसंख्या और आय में जो बिल्कुल बैलेंस होगा, ये जो है लाइन शो कर रही है। पर ये जो लाइन जो यहाँ से डाउन हो रही है, यानी कि आय तो कम है पर जनसंख्या जो है बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ आय कम हो रही है, ये दिखाती है आय की असमानता को। ये कब दिया था इन्होंने? 1905 में। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है किस राज्य में नहीं है? तो आप बताइए, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा? अगर आप देखें तो ये 3 राज्य हैं जो आपको दिख रहे हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। 3 राज्यों में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था जो है लागू नहीं है। और एक इसमें जो है यूटी, दिल्ली के अंदर भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो ये 4 जो है आप 3 राज्य और एक यूटी जो है याद रखेंगे, इनमें जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा सही है उत्तर होगा इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं जो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जो है हमारे यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप मैप में। जो संघीय व्यवस्था, 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई? तो यहाँ पे कुछ देशों के नाम लिखे गए हैं। जो भारत का संविधान है उसमें जो है बहुत सारे देशों से कुछ चीजें ली गई। तो अब जो संघीय व्यवस्था है
संघीय व्यवस्था को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम जो है, ये जो व्यवस्था है कहां से ली गई? कनाडा से ली गई, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या यूएस से? ये फेडरल सिस्टम जो है कनाडा से लिया गया, कनाडा से लिया गया फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। तो आयरलैंड से क्या लिया गया? आयरलैंड से क्या लिया गया बताइए कमेंट करके। आयरलैंड से जो है हमारे नीति निर्देशक तत्व वो लिए गए आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं आप उसमें देखते हैं स्टार्टिंग में एक प्रस्तावना दी गई है, तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। यूएस से क्या लिया गया है? जो आप मौलिक कर्तव्य हैं, आपके 6 मौलिक कर्तव्य, जब संविधान बना था तो 7 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में आपके 6 मौलिक कर्तव्य हैं, वो कहां से लिए गए? वो यूएस से लिए गए। तो इसी तरीके से संविधान में हमारे बहुत सारी चीजें अडॉप्ट की गई अन्य देशों से। तो फेडरल सिस्टम कहां से ली गया? कनाडा से। कनाडा इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में दिया गया है। अब जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है 9 देश हैं जिनसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें अपनाई गई। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने देशों से जो है भारत के संविधान में जो है हमने चीजें जो है अडॉप्ट की हैं, तो इसका उत्तर होगा सही 10। तो 10 देशों से, लगभग 10 देशों से हमने जो है चीजें ली। यहाँ पे 9 देशों के बारे में दिया गया है कि किस किस देश से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। अब बताइए कि जो विकास बैंक का इनमें से उदाहरण नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है, नहीं जहां पर लिखा हो या पूछा है तो आप बताएं विकास बैंक का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। राज्य वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक। तो इनमें से एक एक एग्जाम जो ऑप्शन है हम लेके चलें तो राज्य वित्त निगम जो है विकास बैंक से संबंधित है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भी इससे संबंधित है और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम भी इससे संबंधित है, विकास बैंक से संबंधित। परंतु जहां पर ये जो 4th ऑप्शन है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका, ये जो है हमारा आंसर होगा 4th, यानी कि डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ये जो है विकास बैंक से संबंधित नहीं है। विकास बैंक से संबंधित यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं कि 5 औद्योगिक विकास बैंक हैं, जिसमें जो है एक आयात निर्यात बैंक है, उनमें से एक कृषि बैंक है, एक विकास जो है 5 औद्योगिक विकास बैंक हैं। 1948 में जो है स्थापित होने वाला पहला जो हमारा विकास बैंक था वो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसे सेटअप किया गया था। सिडबी, यहाँ पे सिडबी दिया हुआ है, सिडबी की स्थापना बताइए कमेंट में कि सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई? ये हुई 1982 सिडबी की स्थापना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको बताना है किस सामाजिक समस्या का संबंध जो है सेन सूचकांक, सेन सूचकांक से संबंधित बताइए। गरीबी है, लोक स्वास्थ्य, सामाजिक अव्यवस्था, इनमें से क्या जो है सेन सूचकांक से संबंधित है? तो पॉवर्टी इससे संबंधित बिल्कुल सही है, पॉवर्टी सेन सूचकांक से संबंधित है। लोक स्वास्थ्य इससे संबंधित नहीं है, ना ही इससे सामाजिक अव्यवस्था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है? ओनली 1 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सेन सूचकांक जो है किससे संबंधित है? गरीबी से। अब ये जो सेन है ये प्रोफेसर A.K. सेन हैं, ये अर्थशास्त्री हैं, इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में। और इनकी जो है एक बुक थी, प्रकाशित लेख है इनका, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो है यहाँ पे एक विधि बताते हैं जिसके आधार पर जो है गरीबी की गहनता का ज्ञात जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, कि गरीबी की जो गहनता है उसके बारे में हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। और इसमें जो है इन्होंने बताया है कि किस प्रकार वे ठीक रूप से गरीब हैं, मतलब इसमें जो गरीबों के बारे में ही मेन जो है इन्होंने लिखा था। इसलिए हम जो अगर ऑप्शन देखें तो ये किससे संबंधित था? ये जो है सेन सूचकांक किससे संबंधित था? ये गरीबी से संबंधित था। किसने दिया था? A.K. सेन, A.K. सेन ने दिया था। कब दिया था इन्हें? जो है अगर पूछे 1998 में नोबेल पुरस्कार जो है किसे मिला? A.K. सेन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जो है किस श्रेणी में आते हैं? बताइए, संगठित में आते हैं या असंगठित क्षेत्र में आते हैं?
किस क्षेत्र में आते हैं? जो गैर वित्तीय संस्थान है हमारे, वे संगठित क्षेत्र में भी आते हैं और असंगठित क्षेत्र दोनों में ही आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, बोथ 1 और 2। संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों में ही हमारे ये बैंक आते हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2021 के अनुसार जो है, जो आरबीआई से पंजीकृत हैं ये गैर बैंकिंग संस्थान, ये 9507 बैंक हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया शक्ति क्षमता के सिद्धांत के अनुसार जो है हमें बताना है इसमें से कौन सा समीकरण सही है। अब इसमें जो है 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये डी का अर्थ क्या है, ई का अर्थ क्या है और एफ का अर्थ क्या है। यहाँ पे डी यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्राइस लेवल और डोमेस्टिक इकोनॉमी। किसी भी देश में जो है किसी चीज का प्राइस क्या है। ई क्या है? ई है हमारा एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या है उसका, और एफ मतलब फॉरेन में जो है उसका प्राइस लेवल क्या होगा। अगर हम देखें तो अगर हमें फॉरेन में किसी चीज का प्राइस लेवल निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो डोमेस्टिक जो कंट्री में के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमी में उसकी वैल्यू क्या है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एक्सचेंज रेट यानी ई के साथ। तो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी में उसकी वैल्यू है उसके साथ हम मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, एक्सचेंज रेट की। तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया है। तो ये तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है, एफ से तो कहीं स्टार्ट हो नहीं रहा। एफ से स्टार्ट हुआ तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर जो हमारा होगा डी इंटू ई इक्वल्स टू एफ, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है ये एफ इक्वल्स टू डी इंटू ई। निम्नलिखित में से किसके पास जो है अंतरराज्य, अब ये जो आपके नदी से संबंधित अगर किसी जो नदियां हैं, नदियां जो हैं किसी एक ही राज्य से होकर नहीं गुजरती, वो 2 या 3 या उससे ज्यादा राज्यों से होकर गुजरती हैं। तो इनके बीच में जो विवाद हो जाते हैं या इससे संबंधित जो निर्णय लिए जाएंगे वो किसके पास होंगे? वो सर्वोच्च न्यायालय के पास होंगे, संसद के पास होंगे, या राज्यपाल के पास होंगे, या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के पास होंगे। तो बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें से? तो ये जो इससे संबंधित जो विवाद होते हैं वो संसद के पास होते हैं। संसद ही जो है इस पे जो है इनके पास एक आर्टिकल है 262। 262 के अंदर जो है 2 खंड है, एक 1 और एक 2। इनके अंदर जो है दिया हुआ है, फर्स्ट के अंदर दिया हुआ है कि संसद जो है इसके ऊपर जो है जो भी इसका वितरण और मुद्दों, इसका जो वितरण किस तरीके से होगा वो संसद तय करेगी। और इसके अंदर जो है जो हमारी न्यायपालिका है वो इसमें जो है क्या नहीं करेगी, इसका जो है हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसके इनकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ये जो हमारे जो अंतरराज्यीय नदी से संबंधित जो विवाद हैं ये संसद के पास है इसकी शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार स्थिरीकरण योजना, स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो है इसमें पूछा है ये जो है मॉनेटरी मैनेजमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी मैनेजमेंट। ये जो है 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया, या फिर इसे शॉर्ट डेटेड सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर अतिरिक्त तरलता को वापस लेने के लिए प्रस्तुत किया गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? अगर आप ऑप्शन के अनुसार जाएं तो ये जो है मॉनेटरी मैनेजमेंट के से संबंधित है, इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो है दिया हुआ है कि इंट्रोड्यूस हुआ, ये जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है ये इंट्रोड्यूस यहाँ पे दिया हुआ है 2010, पर ये 2004 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब थर्ड है कि इससे जो है तरलता, जो सरकार जो है अपनी चीजें जो उसके पास हैं वो उसे बेचकर जो है पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि सरकार जो है अपनी जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेचकर जो है तरलता को वापस लाने के लिए प्रयास करती है, तो प्रस्तुत करती है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन 1 और 3 कहाँ दिख रहे हैं? 1 और 3 हमारा ऑप्शन ए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दिया हुआ है कि ये 2004, इसी की बात कर रहे थे हम, 2004 में आया था।
अब है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस टर्म को अगर देखें, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर हम इसे बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। ये ज्यादातर अगर हम इसके उदाहरण देखें तो ये आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देती है। वहां पर किस तरीके से दिखाई देती है, जैसे एक खेत है, वहां पर एक परिवार पूरी तरीके से उसी पर निर्भर है। उस खेत के लिए उस परिवार के सिर्फ 4 सदस्यों की जरूरत है उसमें काम करने के लिए, परंतु उसमें जो है 6 या 8 सदस्य लगे हुए हैं। इसे ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। तो इसे देखें तो ये कहां पर दिखाई देगी, अभी हमने बात की प्रच्छन्न बेरोजगारी कहां दिखाई देगी, ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ये ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है आपके क्षेत्रीय दल दिए हुए हैं और उनके साथ राज्य। क्षेत्रीय दल और राज्य के साथ जो है आपको युग्म में से जो है कौन सा, क्या ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि सही या गलत क्या पूछा है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा सही है। तो द्रविड़, मुनेत्र, कड़गम, ये तमिलनाडु। ये अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ें, इसका जो है फर्स्ट लेटर निकालें तो हमें इससे बनेगा DMK। तो DMK पार्टी का आपने नाम सुना होगा। ये कहां से रिलेटेड है, ये तमिलनाडु से रिलेटेड है क्या, आम आदमी पार्टी दिल्ली से रिलेटेड है और शिरोमणि दल जो है हरियाणा से रिलेटेड। तो बताइए कौन सा सही होगा। जो DMK पार्टी है वो तमिलनाडु से बिल्कुल सही है, तमिलनाडु से संबंधित है। पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाता है। आम आदमी पार्टी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका है 2021 DSSB का। तो अब जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 2 राज्य में है, दिल्ली में भी और पंजाब में। उसके अनुसार जो है, पहले वाले के अनुसार तो यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल सही है। और शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल जो है हरियाणा के अंदर नहीं पंजाब के अंदर है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से सही हुए, पहला और दूसरा। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है शिरोमणि दल जो है कहां पर है, पंजाब के अंदर। ये निम्नलिखित में से सूची में शामिल विषय वस्तु का कौन सा युग्म क्या है, सही है। तो बताइए आप। पहला ऑप्शन है मत्स्यिकी, यानी कि मत्स्य पालन। ये यहां पर बताना है आपको कि ये जो चीजें हैं ये किस सूची में आती हैं। 3 सूचियां होती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो आपको इन्हीं सूचियों से संबंधित जो है कौन कौन से विषय हैं वो बताने हैं। सिविल प्रकृति यानी कि सिविल प्रोसीजर, ये समवर्ती सूची में आता है क्या। रेलवे जो है वो संघ सूची में आता है क्या, बताइए कौन सा उत्तर सही है। जो मत्स्य पालन है वो बिल्कुल राज्य सूची में ही आता है। सिविल प्रकृति वो समवर्ती सूची में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और रेलवे, रेलवे आप देखते भी हैं ये किस में आता है, ये यूनियन केंद्र के पास है, इसकी जो शक्तियां हैं ये बिल्कुल संघ सूची में ही आता है। तो हमारे जो तीनों ही ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब जो है हम कुछ अन्य विषय जान लेते हैं जो इनसे संबंधित हैं। जैसे राज्य सूची में क्या क्या आता है, राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था आती है, जेल, मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन, मादक शराब की जो खरीद है, बिक्री, कृषि और शिक्षा, ये सभी आते हैं। समवर्ती सूची के अंदर जो है सिविल प्रक्रिया, शिक्षा, वन, ट्रेड, यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसी चीजें आती हैं। संघ सूची के अंदर, संघ सूची के अंदर जो देश से संबंधित जो चीजें हैं वो संघ के पास चली जाती हैं। जैसे देश की रक्षा जो है वो उनके पास होगी, विदेशी मामले जो हैं वो भी संघ के पास होंगे, बैंकिंग, रेलवे जो हमने अभी देखा ऑप्शन में, संचार, ये सभी जो, और मुद्रा, इन सब पे जो विषय, ये सारे विषय जो हैं हमारे संघ के पास होते हैं। ये चलते हैं आगे। हमारे निम्नलिखित में से किस कारण को जलोढ़ नदी की विनाशकारी बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अब जो बाढ़ आती है तो बाढ़ जो है किन किन कारणों से आ सकती है, किन किन कारणों की वजह से आती है, आपको उन्हीं को ही देखकर बताना है। ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताइए कि बाढ़ जो है किस किस कारण आती है। अब पहला ऑप्शन देखें हमारा, नदी का घुमावदार मार्ग। अब नदी आ रही है, नदी इस तरीके से आ रही है। अगर यहाँ पे जो है कुछ लोगों के घर हैं, नदी पहले ऐसे ही जाती थी सीधी, या यहाँ से जो है इस तरीके से जाती थी। इस बार नदी जो है अपना मार्ग चेंज कर लिया उसने, तो घुमावदार मार्ग जो होगा तो उसके अंदर जो है अगर यहाँ पे जो लोगों के जो घर थे वो भी बाढ़ में आ जाएंगे, तो बाढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा। तो नदी अगर जो है घुमावदार मार्ग होगा नदी का तो बाढ़ आने की संभावना है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है
बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा, आप देखते हैं कि जो हमारे जो जब हम पौधे लगाते हैं उससे क्या होता है कि वो जो है बाढ़ आने को या तो मिट्टी को जो है जकड़े रखते हैं, मिट्टी जकड़े रखते हैं, तो उससे क्या होता है वो पानी भी जो है सोख लेते हैं। जब जो है ये पेड़ हम काट देंगे तो उससे क्या होगा, कुछ समय बाद जो है वो जमीन जो है बंजर हो जाएगी और वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, उससे बाढ़ आने का अगर पानी आता है तो पानी वो सोख ही नहीं पाएगी जमीन, तो ये भी एक कारण हो जाएगा। और दोषपूर्ण कृषि पद्धतियां, ये भी जो है इसी से संबंधित है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। तीनों ऑप्शन हमें दिख रहे हैं ऑप्शन बी में। और इसमें जो है एक और कारण हो सकता है जो बाढ़ आने का, कि बादलों के फटना। बादल का फटना क्या होता है, बादल का फटना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में किसी एक ही स्थान पर बारिश का आना, उसे बादल का फटना कहते हैं। ये सभी जो कारण है ये जो है बाढ़ से संबंधित है। आगे चलते हैं, यहाँ पे दे रखा है बादल का फटना, और सभी जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है अनुच्छेद 243 ZA, ये किसके चुनाव से संबंधित है। ये ग्राम पंचायत, संसद, नगर पालिकाएं और राष्ट्रपति, किसके चुनाव से संबंधित है। तो 243 जो अनुच्छेद है वो स्थानीय सरकारों से संबंधित है। तो स्थानीय सरकारों में ना तो संसद आती है आपकी और ना ही राष्ट्रपति के चुनाव आएंगे। तो स्थानीय सरकारों में आपकी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाएं आती हैं। तो 243 जो आपका आर्टिकल 243 तक जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, और वहीं आर्टिकल 243 से स्टार्ट होकर 243 ZG तक आपकी नगर पालिका से संबंधित है। और ये जो है आपको दिख रहा है ZA, तो P से Z तक था, तो ये जो है किससे संबंधित हो जाएगा, नगर पालिकाओं से संबंधित। इसके बारे में आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ZG तक है, P से आर्टिकल ZG तक ये किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इससे पहले वाले एक यहाँ पर ये आप याद रखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। और ये किस भाग में दिया हुआ है, भाग 9A। तो भाग 9 किससे जुड़ा हुआ है, आप बताइए कमेंट में कि भाग 9 जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। भाग 9 जो है हमारा किससे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही, भाग 9 हमारा है, भाग 9 हमारा किससे संबंधित है, भाग 9 हमारा संबंधित है हमारी ग्राम पंचायतों से। तो यहाँ भाग 9 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजनीतिक दल और एक दबाव समूह, इनके बीच अंतर क्या होता है। सारे ऑप्शन पढ़िए, मैं हट जाता हूं सामने से, आप ऑप्शन पढ़िए। राजनीतिक दल और दबाव समूह, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं आप, दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते जबकि एक राजनीतिक दल करता है। दबाव समूह जो है व्यक्ति, राज्य और समाज के बीच जो है महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। दबाव समूह नीति निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं जबकि राजनीतिक दल नहीं। और चौथा ऑप्शन है आपका, दबाव समूह सामाजिक प्रक्रिया और नीति निर्माताओं के बीच संबंध बनाते हैं और राजनीतिक दल नहीं करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन। आप पहला ही ऑप्शन जब देखेंगे तो पहले ऑप्शन में लिखा है दबाव समूह क्या करते हैं, सत्ता की तलाश नहीं करते हैं। बिल्कुल सही है बात। दबाव समूह का कार्य क्या है, वो सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनको कार्य कराने हैं, उनके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति के लिए जो है वो आते हैं। उन्हें सत्ता की तलाश नहीं है। तो सत्ता की तलाश कौन कर रहे हैं, ये राजनीतिक दल, इनको जो है सत्ता चाहिए। तो ये बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये जो है ऑप्शन क्या हुए, गलत हो गए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये ऑप्शंस जो हैं गड़बड़ कर रहे हैं हमारे पेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। दबाव समूह के बारे में ये जानकारी दी हुई है। अब आपको बताना है इनमें से जो है नजदीक मुद्रा यानी कि नियर मनी, नियर मनी जो है क्या होती है। नियर मनी जो है लिक्विड मनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो लिक्विड मनी से संबंधित है नियर मनी। तो इनमें से जो आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ट्रेजरी बिल्स और एक डिबेंचर्स।
डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स जब आप लोन लेते हैं तो किसी संगठन से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, तो जो आप लोन लेते हैं तो उसके बीच में आपसे एक बॉन्ड कराया जाता है, तो बॉन्ड जो है डिबेंचर्स कहलाता है। तो वो जो है इससे संबंधित जो नजदीक में नियर मनी है या नजदीक मुद्रा है वो इससे संबंधित बिल्कुल नहीं है। पर ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो इससे संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो वो हमें दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अब नियर मनी से संबंधित और भी चीजें होती हैं, जो हमारा सेविंग अकाउंट बैंक में जो हमारे मनी है वो भी उससे संबंधित है। तो यहाँ पर है दिया हुआ है जो बचत खाता, धनकोष, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल्स भी इसी में आते हैं और हमारी विदेशी मुद्राएं भी इसी में ही आती हैं। इसमें लिक्विड मनी के तौर पे होता है, ये लिखा है, तरलता से निकटता से संबंधित है। 19th क्वेश्चन है हमारा, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? देखिए, आप इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में आप पढ़ेंगे 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है मेनली कृषि से संबंधित होते हैं और इसमें जो है और भी चीजें आती हैं, कृषि, खनन, मत्स्य पालन और उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। पर यहाँ पे जो है आप देखेंगे उन्होंने पूछा है प्रमुख व्यवसाय है, तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों का प्रमुख जो है व्यवसाय क्या है? तो मेनली जो है एग्रीकल्चर, इस पे ही डिपेंडेंट है, इनका परसेंटेज बहुत कम होगा। तो मेनली क्या है? मुख्य रूप से यही है, कृषि। तो अब जो है हम जान लेते हैं इसमें जो है प्राथमिक, जो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रों में जो है क्या है? कृषि जो है व्यवसाय मुख्य रूप से है, और भी व्यवसाय ये जो है ये भी शामिल है इसमें। अंतिम क्वेश्चन आज का, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी विधायिका है? विधायिका यानी कि विधानसभा। विधानसभा बताइए किस राज्य में है? अगर हम मैप पे चलें, मैप में आप देखेंगे एक राज्य दिखता है आपको, ये, इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। इस अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इसमें जो है लगभग 20 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। 20 करोड़ जनसंख्या है, तो जो हमारे विधानसभा की सीट्स हैं या लोकसभा की सीट्स हैं वो हमारी जनसंख्या से डिसाइड होती हैं। 20 करोड़ जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है हमारे इसी राज्य में है, तो इसी राज्य की जो सीट्स हैं विधानसभा की वही सबसे ज्यादा होंगी। तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कितनी सीट्स हैं, और लोकसभा की सीट भी बताइए और विधान परिषद की भी सीट बताइए, उत्तर प्रदेश में कितनी कितनी है। तो अगर हम विधानसभा की सीट देखें यहाँ पे, तो विधानसभा की सीट कितनी है? 403 है। लोकसभा की सीट कितनी है यहाँ पर? लोकसभा की सीट्स कितनी है बताइए कमेंट बॉक्स में। लोकसभा की सीट्स हैं यहाँ पे 80, लोकसभा की सीट 80 है। और विधान परिषद की सीट कितनी है यहाँ पे? ये 100 है। तीनों ही, तो जो विधान परिषद की सीट हो यहाँ पे, लोकसभा की सीट या विधानसभा की सीट, तीनों में ही जो उत्तर प्रदेश है वो फर्स्ट नंबर पर आता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।